कल तो सर विकास नहीं विनाश देखा, लोगों ने डंडे खूब पड़े हैं। लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण है। तो क्या सरकार इसके लिए माफ़ी मांगेगी? नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण होना ये सरकार के कारण नहीं था। कल तो वो काम हुआ है, औलाद से माँ बाप को पिटवाया गया है। जो पुलिस कर्मचारी थे वो किसानों के तो बेटे हैं। अगर आप वहाँ का पूरा परिदृश्य जो देखोगे, वो सारा परिदृश्य किसानों का नहीं अपितु राजनीतिक था। डंडे सर्वेश जी पुलिस ने मारे नहीं है, डंडे अच्छा, डंडे लग गए हैं। डंडे पुलिस से लगवाए गए हैं, उनको मजबूर किया गया। जिस तरीके से जो बात कह करके वो काम किया गया, कोरोना जैसे महामारी में हजारों तो ये कसूर जो है ये आप डंडे का मानते हैं? मतलब ना पुलिस का कसूर है ना किसानों का कसूर है। नितेश जी, कसूर तो डंडे का आ गया। सर्वेश जी, कसूर डंडे का नहीं है, कसूर झंडे का है, वो भी फूल वाले झंडे का। आड़ती तो किसान का बैंक है, आड़तियों को खत्म, किसानों को खत्म करना चाहती है। मैं पूछना चाह रहा था, ये मुद्दा किसानों का है या आड़तियों का है? कांग्रेस किसानों के साथ है या व्यापारियों के साथ है? इसमें कोई भी बाउंडेशन किसी के ऊपर लगाई नहीं गई है। ये लिमिट बनाई नहीं गई है, ये तो लिमिट खोल ली गई है। ये अनुशासन सर, कल देख लिया लोगों ने, डंडे खूब पड़े हैं, वो अनुशासन में डंडे पड़े हैं, ये मैं आपसे सुन रहा हूँ। नहीं, आप जो मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ लोगों की भीड़ को एकत्रित इतने हज़ार लोगों को क्यों किया गया, झूठ बोल। अच्छा, दूसरी बात सर, आपकी सीआईडी फेल थी, आपकी प्रशासनिक ढांचा व्यवस्था सब कुछ फेल था। वो भीड़ के एकदम से इकट्ठे हुए नहीं, हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरे, वो सड़कों से गए हैं, कई दिन से कैंपेन चल रही थी। तो मैं वही आपसे मैंने पहले पूछा था, ये फेल्योर कहाँ है आपकी सरकार के पास में? जो उनके कान हैं, जो उनको सूचना देते हैं, आपकी सीआईडी व्यवस्था है, वो फेल हो चुकी है क्या? देखिए सर्वेश जी, वैसे तो ये जो प्रश्न है मेरे स्तर का नहीं है, क्योंकि एजेंसी जिसने भी ये काम देखा होगा किया होगा, ये फेल हुई है या नहीं हुई है, ये सरकार का। या सरकार पहले से तेल लगा के तैयार थी डंडों पे, ठीक है आएंगे तो डंडे से संभालेंगे। आखिरी सवाल आपसे है नीतीश जी, डंडे खा लिए किसानों ने, डंडे लगे किसानों के, चोट खाई उन्होंने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फायदा कितना बड़ौदा उपचुनाव? आप क्या सोचते हैं? आप अपना कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज एक खास विषय पर डिबेट करेंगे और डिबेट के लिए स्टूडियो में जो मेहमान हैं उनसे आपका मैं तारुफ करवा देता हूं। मेरे बाई और प्रवीण बंसल हैं। प्रवीण बंसल बीजेपी निगरानी समिति के चेयरमैन हैं और काफ़ी संघर्ष किया इन्होंने पार्टी के लिए। और मेरे दाईं तरफ आप देख रहे हैं नितेश शर्मा हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और टीम दीपेंद्र के भी वन ऑफ द कन्वेनर हैं। आप दोनों का स्वागत है एक मत पोस्ट पे। विषय ये है कि कल आपने देखा किसानों पे डंडे पड़े, लाठियां बरसी, खूब बरसी, जी लगा के पुलिस ने किसानों की कमर तोड़ी, टांगे तोड़ी, खून बहाया। तो सवाल ये था कि बीजेपी कहाँ जा रही है? सबसे पहला सवाल भी बीजेपी नेता प्रवीण बंसल से ही पूछेंगे कि बीजेपी क्यों किसानों के पीछे पड़ी है? कोरोना ने वैसे ही कमर तोड़ दी है, उसके बाद में आप लाठियाँ बरसा रहे हैं, कहाँ लेके जाएंगे देश को? सर जी, सर्वप्रथम एक मत पोस्ट के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में प्रदेश में बनी है, उनका एकमात्र एजेंडा सबका साथ सबका विकास है, और जिसमें वंचित पिछड़े किसान हमारी प्राथमिकता में है कि इनका। कल तो सर विकास नहीं विनाश देखा, लोगों ने डंडे खूब पड़े हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सर्वेश जी इसी विषय पे कि अगर आप वहाँ का पूरा परिदृश्य जो देखोगे, वो सारा परिदृश्य किसानों का नहीं अपितु राजनीतिक था। एक बात, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता कि जो लाठीचार्ज हुआ, मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रहा। लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती है जब एक आंदोलन अपने रास्ते से भटक जाता है और वो आंदोलन होकर के कोई राजनीतिक उद्देश्य हासिल कर लेता है, तब कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बनाने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है जो हुआ। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ और मैं मानता हूँ कि ये अब आप जब आप मान रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण था, तो क्या सरकार इसके लिए माफ़ी मांगेगी? नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण होना ये सरकार के कारण नहीं था। सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी जो आज तक किसानों के हित के लिए नहीं बनी, ऐसी पॉलिसी पे काम किया। लेकिन कुछ राजनीतिकों ने मिलकर के, कुछ समाज के स्वयं वो ऐसे ठेकेदार ने मिलकर जिनको सरकार सुहाती नहीं है, कुछ ऐसे लोग जो समाज में से कुछ चूसना चाहते हैं, उनको चूसने का कुछ मिल नहीं रहा है, उन लोगों के एक जमावड़े ने हमारे भोले भाले व्यक्तियों को कुछ को वहाँ अपने बहला करके ले गए, और वहाँ बहला करके लेके किसी और नाम पर गए, और वहाँ पर जाकर के जब उन देखा कि ये सारी जो काम है एक राजनीतिक उसके तौर पे हो रहा है और वहाँ पे माहौल ख़राब करने का तो प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा कोरोना का महासंकट काल चल रहा है और हजारों व्यक्ति जिस प्रकार से वहाँ पर एकत्रित होकर के वो आखिर क्या संदेश देना चाहते थे, ये बात अभी तक कोई समझ नहीं पाया। उसी बात से बचने के लिए उनको बहुत तरीके से समझाया गया, जहाँ से वो चले थे वहाँ रोकने का प्रयास किया गया। जी, मैं बिल्कुल आपके पास दोबारा भी आऊँगा, समझाने का प्रयास किया गया था डंडों से। दूसरी बात, कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस को तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया, बड़ौदा का उपचुनाव है और शायद कांग्रेस
के लिए ये आप राजनीतिक तौर पे इसको अपने लिए अच्छा महसूस कर रहे होंगे। मुझे लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्टेटमेंट भी आई थी। सर्वेश जी, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अभी तो सारी कांग्रेस पार्टी बहुत तकलीफ में है। जो वाकया कल किसानों के साथ कुरुक्षेत्र के पीपली में हुआ है, उसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी और ये जो जजपा की सरकार है, पिछले कार्यकाल में भी ये एक कांडों की सरकार है, जिन्होंने कांड किए हैं। जो ये आप तकलीफ की बात कर रहे हो, ये लाठियां तो हुड्डा सरकार में भी चली थी, तब तकलीफें नहीं होती थी। आप इतिहास उठा के देखिए जी, किसी किसान के ऊपर लाठी तो छोड़ो, किसान की 600 की जो कणक थी वो 1200 पहुंचाई गई थी। रिकॉर्ड से बात कीजिए सर्वेश जी, आप ऐसे मत कीजिए। जब हुड्डा सरकार का वर्जन नंबर 1 आया था पहले, तो आपको ध्यान होगा मानेसर में गुड़गांव की तरफ कितने सैकड़ों मजदूरों पर लाठियां बरसी थी भाई साहब, उद्योग धंधे बंद हो गए। नहीं सर्वेश जी, वो मामला अलग था, ये मामला अलग है। आप इन दोनों मामलों को जोड़ के भाजपा जजपा सरकार की जो निष्क्रियता है या विफलता है, जो उनके ये फैसले हैं इस तरह के जो जनता के विरोध में है, उनसे आप कंपैरिजन करके मिला नहीं सकते। आप ये देखिए कि पिछले भाजपा के पिछले कार्यकाल में राम रहीम वाला मामला हुआ, पंचकुला के अंदर लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। उसके बाद बरवाला के अंदर करोथा जो बाबा रामपाल वाला हुआ, जाट आरक्षण वाला मामला हुआ, पीटीआई टीचरों को पीटा गया। बीजेपी कल ये जो किसानों के साथ ये व्यवहार हुआ है, ये कुछ छुपा हुआ है। आप ये देखिए, कल तो वो काम हुआ है, औलाद से माँ बाप को पिटवाया गया है। जो पुलिस कर्मचारी थे वो किसानों के तो बेटे हैं, उन पुलिस वालों से पॉलिटिकली भाषण ये ठीक लगता है, लेकिन दूसरी बात ये है कि बीजेपी तो ये कह रही है कि उसमें कांग्रेस के लोग शामिल थे, उन्होंने उकसाया, उन्होंने ही पिटवाया। सर्वेश जी, अभी तो मेरे बड़े भाई हैं प्रवीण बंसल जी, वो ये कह रहे थे कि भाई दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। मैं कहता हूं कि कमाल तो इस बात की है, मैंने स्टेटमेंट अखबारों में भी पढ़ी, सोशल मीडिया पे पढ़ी, पहले तो किसानों को पीट दिया जाता है और उसके बाद कह देते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। ये कौन सी राजनीति है, ये कौन सी सियासत है? अच्छा, मुद्दे की बात कर लेते हैं। आप 3 अध्यादेश को लेकर विरोध था, क्या है 3 अध्यादेश जिसका विरोध हो रहा है? सर्वेश जी, तीनों अध्यादेश के बारे में आपने देखा है कि सबसे पहले तो आड़तियों को, आड़ती जो प्रणाली है सरकार उसको ख़त्म करना चाहती है। आड़ती तो किसान का बैंक है, आड़तियों को खत्म, किसानों को खत्म करना चाहती है। दूसरा मैं पूछना चाह रहा था, ये मुद्दा किसानों का है या आड़तियों का है? कांग्रेस किसानों के साथ है या व्यापारियों के साथ है? व्यापारियों के साथ भी है, छात्रों के साथ भी है, किसानों के साथ भी है, जो भी वर्ग है हर वर्ग के हित। ये मुद्दा किसका था? ये कांग्रेस जो समझती है ये किसान का मुद्दा है या व्यापारी का मुद्दा है? ये किसान का मुद्दा है जी, और किसान और व्यापारी अलग थोड़ी है, चोली दामन का साथ है। आप किसान और व्यापारियों को अलग कैसे कर रहे हो? मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही सर्वेश जी, दोनों एक ही चीज़ है। आप किसान को, बीजेपी ये कहती है किसान को इससे फायदा होगा, उनकी मर्जी है, वो अपना अनाज कहीं भी बेच सकते हैं, मंडी में बेच सकते हैं, मंडी के बाहर बेच सकते हैं, जितने मर्जी में, एमएसपी से ऊपर बेचा जाएगा। तो किसानों को दिक्कत क्यों थी? आप बताइए कैसे बेचा जाएगा, जब दूसरे अध्यादेश के अंदर प्याज, आलू, दाल और काफ़ी ऐसी फसलें हैं जिनके लिए वो आवश्यक वस्तुओं से उनको बाहर कर रही हैं, जिससे काला बाजारी को बढ़ावा मिलेगा। सीधी सी बात है, ये तो समझने की बात है। जो चीजें हम पहले की एक प्रमुख चीज है, पहले अध्यादेश आवश्यक वस्तुओं से बाहर कर रहे हैं, पहले काला बाजारी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? पहले अध्यादेश में ये भी तो कहा गया है कि एमएसपी से ऊपर खरीदा जाएगा। एमएसपी जब आपका निर्धारित हो गया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो उसके बाद में क्या दिक्कत है? सर्वेश जी, स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए भी कहा था इन्होंने, तो हमारा राज आ जाएगा, लागू कर देंगे, कर दी। लॉलीपॉप है सर्वेश जी, ध्रुवीकरण। ठीक है प्रवीण जी, क्या बीजेपी पे भरोसा कैसे करें किसान? जैसे कह रहे हैं कि भरोसा नहीं कर सकते, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट्स लागू करने के बारे में आप खूब जोर शोर से बोलते थे, इलेक्शन से पहले वो नहीं हो पाई। दूसरी बात, ये कहा तो गया है पहले देश में कि एमएसपी से ऊपर कहीं भी खरीद सकेंगे व्यापारी, उसके बाहर जिनके पास में पैन कार्ड होगा। भरोसा कैसे करें, क्यों करें बीजेपी पे? देखिए सर्वेश जी, सारी बातें वैसे तो मेरे छोटे भाई के बयान में आ गई है, क्योंकि इनके पास मुद्दा क्लियर नहीं है कि ये किस बात की लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ गए थे, क्योंकि वहाँ लड़ाई किसी की थी नहीं, और लड़ाई नहीं थी। जब राजनीतिकरण हो गया, मुद्दे से भटक गए, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी। जहाँ तक बात है किसानों के भले की, स्वामीनाथन आयोग की, फसलों के मूल्य की, किसान की सहायता की, किसान की ज़रूरत को समझने की, वे सारी बातें हम बखूबी समझते हैं, क्योंकि हमने इनके लिए ही आंदोलन किया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था, और स्वामीनाथन आयोग में जो बातें आई थी उससे बढ़कर के हरियाणा सरकार ने काम करने का काम किया, और हमें लगता भी नहीं था कि हम इतना कर पाएंगे। क्योंकि जब आपने देखा होगा, स्वामीनाथन आयोग में उनकी सिफारिश थी कि जो फसल का जो मूल्य है ना, वो लाभकारी मूल्य होना चाहिए, कि जो उनकी लागत आई है उससे ज़्यादा मूल्य पे वो बिके। चलो ये एक लंबा विषय हो जाएगा, क्योंकि एक मिनट मैं इस विषय को पूरा कर दूं। लेकिन हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा, आने के बाद माननीय भारत माता के लाल नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिया,
वो एमएसपी का एक ऐसा निर्णय लिया जिसकी तरफ सारी दुनिया देख रही है कि किसान के एक उपज को किस प्रकार से ऐसे कोई सरकार खरीद भी सकती है एमएसपी पे, इतने बड़े एमएसपी पे खरीद सकती है, जो स्वामीनाथन है वो किसी वर्ष में भी नहीं था। एक बात। दूसरी बात, जो आपने ये जो विवाद चला मंडी का, किसान का, इसमें कोई भी बाउंडेशन किसी के ऊपर लगाई नहीं गई है, ये लिमिट बनाई नहीं गई है, ये तो लिमिट खोल ली गई है। किसान स्वतंत्र है, वो मंडी में बेचे, वो बाहर बेचे, एमएसपी पे बेचे, एमएसपी से ऊपर बेचे, 80 में बेचे, हिसार में बेचे, ऑल ओवर इंडिया कहीं बेचे। यहाँ तो बंदी से तोड़ी गई है। ठीक है, इस पे भी इनसे प्रतिक्रिया ले लेंगे। दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये फेल्योर किसका था? लाठियाँ पड़ी, डंडे बरसाए गए, किसानों पे बरसाए गए, और जबकि आज किसान की कमर पहले टूट चुकी है, ये फेल्योर किसका मानते हैं? किसी न किसी की तो फेल्योर था, किसका फेल्योर था? ये विपक्ष की जो दुर्भावना है, हमें नहीं लगता था कि विपक्ष इतनी डंडे मारे पुलिस ने, आंदोलन करने किसान, दुर्भावना विपक्ष की कैसे? डंडे सर्वेश जी पुलिस ने मारे नहीं हैं, डंडे, अच्छा, डंडे लग गए हैं, डंडे पुलिस से लगवाए गए हैं, उनको मजबूर किया गया। जिस तरीके से जो बात कह करके वो काम किया गया, कोरोना जैसे महामारी में हजारों तो लोगों ये को कसूर जो है ये आप डंडे का मानते हैं? मतलब ना पुलिस का कसूर है ना किसानों का कसूर है? ये हालात का कसूर है। बोले बाले लोगों को जो बात कह करके वहाँ ले जाया गया, वहाँ वो बात थी नहीं। जिस तरीके से सर, पुलिस दौड़ा दौड़ा के पीट रही, तस्वीरों में भगा भगा के किसान बेचारे डंडे से बचने के लिए भाग रहे हैं, पुलिस पीछे भाग रही, पीटा जा रहा है, कसूर आप बता नहीं रहे किसी का। बिल्कुल मैं सहमत हूँ, शातिर लोग भाग गए और किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता कि शातिर कौन है और कमज़ोर कौन है। अक्सर भीड़ में जो है कई बार ऐसे लोग भी चपेट में आ जाते हैं जो जिनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। नितेश जी, कसूर तो डंडे का आ गया। सर्वेश जी, कसूर डंडे का नहीं है, कसूर झंडे का है, वो भी फूल वाले झंडे का, जो कमल के फूल का झंडा है ना, और उसके साथ जो चाबी का झंडा मिल गया है, ये उन झंडों का कसूर है। और झंडे आप चिंता ना करो, लोगों से भी कई बार भोली वाली जनता से गलती हो जाती है, और ये गठजोड़ की सरकार है। लोग तो ये किसान तो ये भी कह रहे हैं व्यक्तिगत रूप से मेरे को कि ये दुश्मनों की सरकार है। दुष्यंत का दुष् और मनोहर जी का मनो, दुश्मनो, वो कह रहे हैं ये हमारी सरकार नहीं। बीजेपी ये कह रही है षड्यंत्र था कांग्रेस का करा धरा है जो कुछ है। सर्वेश जी, कमाल कर रहे हो आप। कांग्रेस का करा धरा है, फेलियर गवर्नमेंट का है, नाम कांग्रेस का ले दो, ये अच्छा तरीका है अपने फेलियर को छुपाने का। आप ये बताइए, किसी भी चीज़ के लिए पहले प्लानिंग की जाती है, उसके बाद ड्राफ्टिंग की जाती है, उसके बाद इंप्लीमेंट किया जाता है। जीरो सरकार है ना, कोई प्लानिंग कुछ हो रहा है, ड्राफ्टिंग कुछ हो रहा है, इंप्लीमेंट कुछ हो रहा है, उसके बाद उस चीज़ को वापस ले लेते हैं। अगर किसानों के लिए आप कुछ कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि इन 3 अध्यादेशों से किसानों का भला होगा, तो आप उसका कोई छोटा कोई डेमो, कोई प्रोग्राम करके दिखाइए, किसानों की क्लासेस लगाइए, यूनिवर्सिटीज़। आप एक तरफ तो ऑनलाइन अपडेशन बीजेपी की बात करते हैं, एक तरफ आप उन चीज़ों को मतलब किसानों के ऊपर थोप रहे हैं। फिर जब किसान सुख शांति से चुपचाप एक प्रदर्शन करने के लिए जा रहा था तो लाठियां उनके ऊपर बांधते हैं, फिर कह देते हैं कि इन किसानों के अंदर कांग्रेसी मिले हुए हैं, इन किसानों के अंदर फलाना मिला हुआ है। ये कोई तरीका थोड़ी है। किसान की कोई पार्टी नहीं होती। अब पूरे हरियाणा का जो किसान है, क्या वो भाजपा को ही वोट देता है? पूरे हरियाणा का किसान कोई कांग्रेस को वोट देता है, कोई जेजेपी को वोट देता है? किसान की कोई जात नहीं होती, किसान की कोई पार्टी नहीं होती। तो ये मुद्दे से भटकाने का जो मेरे बड़े भाई प्रवीण जी कह रहे हैं, मैं इनकी बात से बीजेपी कह रही है उन्होंने कोई लिमिट में नहीं रखा, उन्होंने तो डीलिमिट किया, लिमिट से बाहर जाके बेचे, तो इसमें दिक्कत क्या? सर्वेश जी, डीलिमिट ही तो कर रहे हैं, हर काम को तो डीलिमिट करते जा रहे हैं। काम तो लिमिट में ही अच्छा लगता है सर्वेश जी। लिमिट से बाहर हम किसी भी चीज़ में जाएंगे, एक्सेस कहीं भी जाएंगे, वो खराब हो जाएगा। मैं आपको सच कह रहा हूँ। आप ये देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम बना देती है, हरियाणा गवर्नमेंट उसको लागू कर देती है। वो देखें, उसका हर स्टेट के अपने अलग मुद्दे हैं, हर स्टेट के किसान के से कांग्रेस को क्या परेशानी है? अगर केंद्र सरकार कोई बनाती है और उसको हरियाणा सरकार लागू कर देती है, तो इस बात से क्या दिक्कत है? कांग्रेस को इस बात से दिक्कत नहीं है। कांग्रेस को किसानों पे जो लाठियां बांधी गई उससे दिक्कत है। कांग्रेस को जो काला बाजारी किसानों के साथ हो रही है, अब सीधे सीधे मुद्दे की बात कर लो। जो आप एक बात मुझे कहने दी, कांग्रेस को दिक्कत है ऑनलाइन प्रणाली जो इन्होंने लागू कर दी। भोला वाला किसान है, कोई तीसरी पास है, चौथी पास है, 5वीं पास है, वो ऑनलाइन के कागज उठाए फिर रहा है, उसका जो अनाज है वो बिक नहीं रहा है। अगर कुछ करना है तो शेडों को बढ़ाओ भैया, कुछ करना है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाओ, कुछ करना है तो व्यवस्था को ऐसा लागू करो। फिजिबिलिटी की बात है, फिजिबिलिटी भी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है, अब मुद्दे की समर्थन करेंगे इस बात का कि उन्होंने कोई अच्छा, देखो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अगर भाजपा किसानों के लिए कोई अच्छा काम करती है, उसके हितों के लिए करती है, तो मैं नितेश शर्मा आपको ये बात कहता हूं कि हम कांग्रेस की तरफ से मैं कहूंगा कि भाजपा ने ये अच्छा काम किया है, और जिस मंच से आप कहेंगे उस मंच से कहूंगा सर। किसी दिन कहेंगे, उस दिन भी बात कर लेंगे। दूसरी बात ये है, मुद्दे की बात, बड़ौदा उपचुनाव पे निगाहें गड़ी हुई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, उनके नाम का सवाल था, डूबेगा कि चमकेगा। अब क्या लगता है, तैर जाएंगे? सर्वेश जी,
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की निगाहें नहीं है बड़ौदा उपचुनाव पे। बड़ौदा उपचुनाव पे तो पूरे हरियाणा की निगाहें हैं। और आप ये देखना कि कितने मार्जिन से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, बहन कुमारी शैलजा के नेतृत्व में, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस कितने मतों से वहाँ जीतेगी, उसके बाद फिर आप डिबेट सर, कराइए। बहन कुमारी शैलजा का नाम सिर्फ आप डिबेट में लेते हैं, वहाँ आमतौर पे, और असल में तो बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आते हैं। कांग्रेस में बहन कुमारी शैलजा को आपने एक तरफ किया हुआ है। नहीं सर्वेश जी, ये आपकी गलतफहमी है। जब बड़ौदा चुनाव में अगर आपका जब भी कार्यक्रम होगा, जब हम जाएंगे, जब हम आपको दिखाएंगे, कांग्रेस परिवार एक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। चलिए प्रवीण जी, कांग्रेस को फायदा आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है बड़ौदा उपचुनाव में? जो कल डंडे पड़ गए, इसका रिजल्ट बड़ौदा उपचुनाव पे प्रभाव डाल सकता है? बड़ौदा उपचुनाव के लोग भी अच्छी तरह से समझते हैं कि ये जो सारा प्रकरण किया गया है ये सारा राजनीतिक था, भोले भाले लोगों को बरगलाया गया था। जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है उनके हित में कर रही है। उनके जो बंदिशें की जो पिछली सरकारों ने लगाई हुई थी उसको खोल रही है, उसको तोड़ रही है, उसकी फसल का बढ़िया उसको दाम मिले उसके रास्ते बना रही है। और ये बात किसान अच्छी तरह समझ चुका है। और कल वाली घटना ने तो इसको अच्छी तरह से समझा दिया, उनको क्या क्या के ले जाया गया था, कहाँ वहाँ मिला, क्या उनको पाया। आपको क्या लगता है बड़ौदा उपचुनाव बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड होगा? अब तक का जो 1 साल का करीब करीब का वक्त हो जाएगा जब भी चुनाव होगा, तो उसको रिपोर्ट कार्ड मानते हैं? देखिए सर्वेश जी, रिपोर्ट कार्ड किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने आपको विषय भी आपने पूछा था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बताया था कि ये कांग्रेस के लिए सर उन्होंने बताया नहीं था, उन्होंने वो बैकफुट पे आ गए थे। सीट कांग्रेस की है, कांग्रेस के लिए चुनौती है, भाजपा के लिए अवसर है। और भाजपा 100% इसका फायदा उठाएगी और अपनी झोली में वो सीट लेके आएगी। कैसे लेके आएगी सर? कोई मुद्दा है? बताइए। मैं प्रिंट बंसल जी की, मेरे बड़े भाई हैं, एक बात काटूंगा कि इनको है ना एक डर है। जब भी बार बार जो भी अध्यक्ष जी आए थे इनके, ओम प्रकाश धनखड़ जी या कोई भी नेता है, वो एक बात कहता है कि बीजेपी के लिए तो अवसर है और कांग्रेस के लिए चुनौती है। आप इनसे ये पूछिए कि बड़ौदा हरियाणा का हिस्सा है और हरियाणा में सरकार किसकी है, कौन सी पार्टी की सरकार है? चुनाव से पहले तो हम ये कह सकते हैं कि मुखालता, ये सवाल हमने भी किया था धनखड़ साहब। कह सकते हैं चुनाव से पहले तो एक मुखालता था कि किसकी सरकार बनेगी। आज क्लियर है कि बड़ौदा से कोई भी किसी पार्टी का कैंडिडेट जीत जाए, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी और जजपा की रहेगी। उसके बाद भी अगर भाजपा जजपा हारती है तो क्या ये इस बात को स्वीकारेंगे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है बड़ौदा? क्या ये इस बात को स्वीकारेंगे कि हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है? क्या स्वीकारेंगे इस बात को? बताइए बंसल जी, बीजेपी को, इसको आप मानेंगे कि ये बीजेपी के खिलाफ वोट जा रहा है? जी, इस प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था के अंदर कोई चीज़ किसी का गढ़ कभी होती नहीं है। हमने बहुत गढ़ देखे हैं और बहुत गढ़ पहले तोड़े हैं, और जिनकी ये बात कर रहे हैं उनको उनके वार्ड से हराने का काम हमने कई बार किया है। आपके नेता को तो वार्ड से हरा दिया था इन्होंने। हमारे नेता? कौन से नेता को जी? इनके नेता जो माननीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे, रोहतक में जो निवास स्थान है और जब वहाँ पे परिषद के चुनाव, मॉडल टाउन की बात। बीजेपी का ही था। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि वार्ड से हमारे नेता को इन्होंने हरा दिया था। चुनाव में हार जीत मायने रखना एक अलग बात है, लेकिन आप इनसे एक बात तो पूछिए कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को 5000 वोटों से जो इन्होंने रोल करके जो हराया है, पूरा सारा इनका पूरा अंतर्राष्ट्रीय सारा संगठन रोहतक के अंदर तीसरे महीने। सर ये रोल करके तो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं कही है, आपके कार्यकर्ता जरूर कहते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि रोल करके आ रहा है। नहीं, ऐसा है जी, उनका वो एक निर्भीक व्यक्ति हैं और ये बात ठीक है, उनका एक नज़रिया है कि वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति को पता है। और आप मैं एक बात और कहता हूँ, दीपेंद्र हुड्डा जी अगर हार भी गए हैं तो आप ये देखिए कि 5000 वोटों से। अच्छा चलिए बता दीजिए, बड़ौदा उपचुनाव की बात हमने प्रवीण जी से भी की थी, आपसे पूछ रहे हैं, बड़ौदा में जब आपके नेता कैंपेनिंग के लिए जाएंगे तो क्या उस वक्त ये मुद्दा उठेगा लाठीचार्ज का? ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी का नहीं है, समस्त हरियाणा प्रदेश के किसानों का है। और मुद्दे तो बड़ौदा के अंदर जो काले कार्य है जो इस सरकार ने किए हैं, चाहे बीजेपी के स्वतंत्र पिछली 5 साल की सरकार थी, चाहे अभी प्रवीण जी, लोग ये कह रहे हैं, खासकर कांग्रेस कह रही है कि जब बड़ौदा में आपके नेता चुनावी कैंपेन के लिए जाते हैं तो खूब भीड़ इकट्ठी होती है, कोई एनओसी नहीं होती, कोई अप्रूवल नहीं होती, तो लेकिन जब किसान कोई सभा करते हैं, रैली करते हैं, तो फिर ये चीज़ें क्यों उड़ाई जाती हैं? सरकार को डर लगता है? नहीं सर्वेश जी, ऐसा नहीं है। सब चीज़ों की व्यवस्था है, जिस भी प्रकार की जरूरत आवश्यकता होती है सब पे लागू होती है और सब करते हैं। सर आपके नेता जब भी गए हैं बड़ौदा में, किसके पास में उसकी सभा करने की अनुमति थी? किसी के पास भी नहीं थी? नहीं, ऐसी कोई सभा नहीं हुई। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने रोहतक पदभार ग्रहण किया था, तो आप ये देखिए, मीडिया के माध्यम से देखा है हमने कि काफ़ी भीड़ थी। जब कोरोना कुछ नहीं है, कैप्टन भूपेंद्र हिसार अपना पद। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, बीजेपी के साथ में ऐसा हो रहा है। मैं यही कह रहा हूँ सर्वेश जी, इस बात मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा था। हमने कोई सभा नहीं की, हमने कोई आयोजन नहीं किए, हमने कोई नियोजन नहीं किया।
वहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ, चाहे माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का था, चाहे माननीय जिलाध्यक्ष जी का था, आप देखो वहाँ केवल कार्यकर्ता थे, बिना बुलाए हुए वो लोग जो अपने नेता का अभिनंदन करना चाहते थे वहाँ आ गए, किसी को बुलाया नहीं गया। आज भी कैप्टन भूपेंद्र के हिसार में होर्डिंग लगे हुए हैं कि फलानी तारीख को पद भार ग्रहण करेंगे। आप क्या बात करते हैं? सूचना निमंत्रण नहीं था, सूचना थी। जब भी कोई कार्य लोकतांत्रिक प्रणाली में कोई होता है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि उसमें जो घटनाएं घटें वो सारी जनता के सामने में जाए। ये क्या उसमें अगर वो सूचना जनता को, कार्यकर्ताओं को, सबको देनी आवश्यक होती है। सूचनाएं सबके पास थी, लेकिन निमंत्रण नहीं था किसी के पास। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, निमंत्रण नहीं था किसी के पास। आपके पास भी आ रहा हूँ। जिला कार्यालय की अगर आप सेवावार थे, आपने देखा होगा कि हमारे गेट के ऊपर वॉलंटियर्स की ड्यूटीज थी। लिस्टेड लोग जो उस प्रोटोकॉल के लिए ज़रूरत थे केवल वही अंदर जा रहे थे। उन्हीं लोगों ने वहाँ पे मीटिंग्स की, उन्हीं लोगों ने वहाँ पर जो उसका प्रोटोकॉल था, जो उसको शामिल करना था, जो एक व्यवस्थाएं होती हैं, जो उन्होंने की। लेकिन आप उसके कंपेयर उस बात से नहीं कर सकते जब आप एक सोशल मीडिया के माध्यम। ठीक है, आपने भी बचाव में काफ़ी बातें कही। मैं सिर्फ एक सेकंड आ रहा हूँ आपके पास भी। मैं सिर्फ बुलाते हैं। अच्छा बताइए। मैं कह रहा हूँ, जब माननीय प्रधानमंत्री जी और इनके पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी जब वर्चुअल रैली आयोजित कर सकते हैं, तो क्या पद ग्रहण वर्चुअल के तरीके से नहीं हो सकता? वो हो सकता था, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि पार्टी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी को जब ये लगता है कि उनके मुताबिक काम होना चाहिए, उनके मुनासिब काम होना चाहिए, वो उसी तरह से हो जाता है। लेकिन दूसरे लोग जब करते हैं तो उस पर रूल लागू हो जाते हैं। नहीं, ये हमारे मुताबिक इसलिए हो जाता है क्योंकि हम अनुशासन में करते हैं। अच्छा, ये अनुशासन सर कल देख लिया लोगों ने, डंडे खूब पड़े, वो अनुशासन में डंडे पड़े, ये मैं आपसे सुन रहा हूँ। नहीं, दंड आप जो मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ लोगों की भीड़ को एकत्रित इतने हज़ारों लोगों को क्यों किया गया, झूठ बोल। अच्छा, दूसरी बात सर, आपकी सीआईडी फेल थी, आपकी प्रशासनिक ढांचा व्यवस्था सब कुछ फेल था। वो भीड़ के एकदम से इकट्ठे हो ही नहीं, हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरे, वो सड़कों से गए हैं, कई दिन से कैंपेन चल रही थी। तो मैं वही आपसे मैंने पहले पूछा था, ये फेल्योर कहाँ है आपकी सरकार के पास में? जो उनके कान हैं, जो उनको सूचना देते हैं, आपकी सीआईडी व्यवस्था है, वो फेल हो चुकी है क्या? देखिए सर्वेश जी, वैसे तो ये जो प्रश्न है मेरे स्तर का नहीं है, क्योंकि एजेंसी जिसने भी ये काम देखा होगा, किया होगा, ये फेल हुई है या नहीं हुई है, ये सरकार का। या सरकार पहले से तेल लगा के तैयार थी डंडों पे, ठीक आएंगे तो डंडे से संभालेंगे? नहीं, अगर हमें ऐसा करना होता तो हम उन्हें लोकल स्तर पे समझाने का या रोकने का प्रयास नहीं करते। हम खुद पहले वहाँ भेजते, उनको घेरते। जी, आज हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की जनता तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी, भारत माता, दुर्भाग्यपूर्ण, इन शब्दों से, भाजपा के इन शब्दों से त्राहिमाम कर चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से समस्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि कृपया ये तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी इन शब्दों को छोड़कर धरातल पे कार्य करें। आखिरी सवाल आपसे। वो जी, इन्होंने कहा यशस्वी, तपस्वी, ओजस्वी, भारत माता की जय, ये हमारे लिए केवल नारा नहीं है, ये हमारी जीवन शैली है। एक बात। दूसरी बात, ये मैं नहीं कह रहा, ये थोड़ी देर पहले आप अगर दोबारा अगर अपनी रिकॉर्डिंग में देखोगे, छोटे भाई नितेश जी ने खुद माना कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी वर्चुअल रैली कर रही है, वो एग्जाम्पल खुद कोट कर रहे हैं उनका, और इसीलिए उनको तेजस्वी, ओजस्वी और तपस्वी हम ही नहीं पूरी दुनिया मानती है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता के तौर पे इसी कारण से वो उभरे हैं, और उन्हीं की चलाई हुई लाइन पे लगभग सभी कार्यकर्ता चलने का प्रयास करते हैं। और कोई अगर कहीं लीक टूटती भी है तो तोड़ने की कोई मंशा नहीं होती। आखिरी सवाल आपसे है नितेश जी, डंडे खा लिए किसानों ने, डंडे लगे किसानों के, चोट खाई उन्होंने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फायदा कितना बड़ौदा उपचुनाव में? ये फ़ायदे नुकसान का मामला ही नहीं है जी। किसान किसी जात का नहीं होता, किसान किसी पार्टी का नहीं होता। कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो शुभ हैं, तकलीफ है, उन्हें टीस है कि किसानों को दौड़ा कर पीटा गया है। ठीक है, ये एक पॉलिटिकल बयान भी हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? आप अपना कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ये भी बताएं कि जो कल की घटना है कुरुक्षेत्र में किसानों को दौड़ा के पीटा गया है, इसका फ़ायदा कांग्रेस को बड़ौदा उपचुनाव में कितना हो सकता है? आपको क्या लगता है? अपने विचार आप जरूर लिखें, और आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। नमस्कार।